नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है ना। तो आइए अगला भाग शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, हमें पढ़ना है यहाँ से तुगलक वंश। इससे पहले दोस्तों ये गोल गुम्बद तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है ना। अब हम शुरू कर रहे हैं तुगलक वंश। ठीक है ना। तो तुगलक वंश दोस्तों 1320 से 1412 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल जो है 1320 से 1325। ठीक है। देखिए दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक नियुक्त किया गया इसको। ठीक है ना। इसको गयासुद्दीन तुगलक को उपाधि दी गई गाजी मलिक की। तो आप याद रखिएगा, गाजी मलिक की उपाधि किसको मिला था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक को दोस्तों माता का नाम हिंदू जाट, पिता करोना तुर्क। ठीक है ना। और बलबन का दास ये था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। माता जो हिंदू जाट की थी, पिता जो है करोना तुर्क थे, और पिता बलबन का दास था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त था ये अलाउद्दीन के समय। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए राजस्व प्रशासन देख लेते हैं। राजस्व प्रशासन लगान दोस्तों उपज का 1/5 से 1/3 भाग। ठीक है। अकाल के समय भूमि कर माफ कर दिया था। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें प्रदत्त की और नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन किया। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों? याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है ना। और सैन्य कार्य इसके देख लेते हैं। मंगोल आक्रमण से रक्षा। मलिक जिसने जो है इसने गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण से रक्षा किया और उस दौरान इसको जो है मलिक उल गाजी की उपाधि मिली। ठीक है ना। खुसरो शाह से दिल्ली छीन लिया इसने और 1320 ईस्वी में सुल्तान बन गया। ठीक है ना। इसका अन्य नाम है गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी इसका अन्य नाम है। ठीक है ना। तो ये आप नाम याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक का देखिए 1320 से 1325 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, 1320 से 1325। उसके बाद अब आता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से जो है 1351। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसने क्या किया था? तो राज दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग इसने बनाया था। किस नया विभाग का नाम क्या था? दीवान ए अमीर ए कोही। ठीक है ना। मुख्य कार्य इसका था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता। ठीक है ना। अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना। इसका बहुत ही मतलब अच्छा मुख्य कार्य था, कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देना। ठीक है ना। इसने राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद का ही नाम देवगिरी था। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक इब्न बतूता का कथन राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य दिल्ली के निवासियों को दंड देना था। ठीक है। के ए निजामी के अनुसार देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये सब सारी बातें हो रही हैं किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदुओं के त्योहारों होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछेगा दोस्तों, हिंदुओं के त्योहारों यानी कि होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। ठीक है। बर्नी दोस्तों, बर्नी जो इसका कटु आलोचक था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द अज सुल्तान अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, इस सुल्तान ईश्वर की छाया, इसका जो है मतलब होता है ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स याद है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। स्वर्ण सिक्के को कहते थे क्या? दिनार, इब्न बतूता के अनुसार। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर बदायूनी का कथन था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था। याद रखिएगा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था। ठीक है ना। बर्नी के अनुसार 5 मुख्य योजनाएं: दोआब में कर वृद्धि, दौलताबाद यानी कि देवगिरी राजधानी घोषित, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल अभियान। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप याद रखिएगा किसके बारे में बात हो रही थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है ना। आइए दोस्तों, और भी है अभी देखिए रोजगार विभाग, नियुक्ति के लिए रोजगार दफ्तर बनाया गया। गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल होती थी। अधिकाधिक लोगों को रोजगार का प्रयास। ये दोस्तों बात हो रही है, देखिए ये फिरोज शाह तुगलक की हो रही है। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में दोस्तों रोजगार विभाग की बात करते हैं। इस पहले नियुक्ति के लिए रोजगार दफ्तर, गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल, अधिकाधिक लोगों को रोजगार का प्रयास। ठीक है।
अनुवाद विभाग देखिए संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद होता था अनुवाद विभाग में। दीवान ए खैरात क्या था ये? गरीब मुस्लिम अनाथ एवं विधवा स्त्रियों को आर्थिक सहायता, गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। दीवान ए बंदगान देख लीजिए, दासों से जुड़े मुद्दों हेतु एक पृथक विभाग बनाया गया। प्रमुख, उस प्रमुख को कहते थे क्या? वकील ए दर, वकील ए दर कहते थे। पूछेगा कि दीवान ए बंदगान क्या है, तो याद रखिएगा दासों से जुड़े मुद्दों हेतु एक पृथक विभाग का नाम है। ठीक है ना। उसके प्रमुख को वकील ए दर कहते थे। ठीक है। देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का दोस्तों शासनकाल याद रखिए 1351 से 1388। ठीक है। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग लगवाएं। अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, जो कि वर्तमान में हरियाणा का यमुनानगर जिला है, वहां से लेकर उसको जो दिल्ली लाया गया। ठीक है ना। उसको दिल्ली लेकर चला आया। मेरठ और टोपरा का जो जो स्तंभ थे उसको दिल्ली लेकर आया। ठीक है ना। दारुल सफ़ा देखिए, दारुल सफ़ा क्या है? दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल की स्थापना किया फिरोज शाह तुगलक ने। कुशल हकीमों की उपलब्धता, इसकी खासियत थी कि वो जो हमेशा जो है मतलब वो कुशल हकीमों की रखता था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए लोक निर्माण विभाग, इसको कहते थे क्या? शोहरत ए आम कहते थे। लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण किया। स्थापित प्रमुख नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। ठीक है ना। मुख्य वास्तुकार दोस्तों कौन था? मलिक गाजी सहना, मलिक गाजी सहना। ठीक है। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। अब देखिए हक ए सर्ब, हक ए सर्ब, हक ए सर्ब दोस्तों सिंचाई कर था, उसका नाम था। लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना कौन? फिरोज शाह तुगलक। शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर, ठीक है, अधिरोपित। ठीक है। फिरोज शाह द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामिक कर। ठीक है। तो उसके बाद देखिए बंगाल अभियान, प्रथम अभियान के समय शासक हाजी इलियास था। पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद और इकदला का नया नाम आजादपुर रखा। ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक। और देखिए फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। तो इम्पोर्टेंट है फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में। ठीक है ना। तो 3, 3, 6, 7 पॉइंट है। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? पूछा दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है। ख्वाजा जहां द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र। नुसरत शाह की चुनौती। तैमूर का भारत पर आक्रमण। जहांपना की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, इसके बारे में प्रसिद्ध कथन है। और मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देख लीजिए। 1398 ईस्वी में क्या हुआ? तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तुगलक वंश मृत प्राय हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन। ठीक है। उसके बाद खिज्र खां दिल्ली के शासक दौलत खां पर विजय। तैमूर द्वारा सूबेदार नियुक्त हुआ। 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश का संस्थापक बन गया। कौन? खिज्र खां। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इब्न बतूता। ठीक है ना। इब्न बतूता विदेशी यात्री है दोस्तों। तो ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री है इब्न बतूता। ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। कौन? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। ये मोरक्को का मूल निवासी था, मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। ठीक है ना। सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया इसको इब्न बतूता। ठीक है ना। और सुल्तान ने राजदूत बनाकर इब्न बतूता को चीन भेजा। इब्न बतूता ने किताब उल रहला की रचना की। याद रखिएगा किताब उल रहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है। ठीक है ना। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण। ठीक है ना। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण। ठीक है ना। तो इब्न बतूता से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश दोस्तों 1414 से 1451 तक। ठीक है ना। तो इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां। इसकी जो शासनकाल था खिज्र खां का
1414 से दोस्तों जो सैयद वंश था, पूरा सैयद वंश 1414 से 1451 तक ही चला, ठीक है ना। और खिज्र खां जो उसका संस्थापक था, इसने शासन किया 1414 से 1421 ईस्वी तक, ठीक है। देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, किसने? खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत आला की उपाधि धारण की थी। कौन दिया था? तैमूर द्वारा इसको मिला था, तैमूर द्वारा, ठीक ना। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत आला की उपाधि इसने धारण की थी, ठीक है ना। और कुतबे में शाहरुख का नाम आता है, कुतबे में शाहरुख का नाम, ठीक है ना। तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। तो किसने सौंपी? तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। और सिक्कों पर तुगलक शासकों के नामों का अंकन करवाया, किसने? खिज्र खां ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुबारक शाह के बारे में देख लेते हैं। मुबारक शाह, ठीक ना। तो दोस्तों मुबारक शाह जो है, देखिए शासनकाल इसका 1421 से 1434, 1421 से 1434 किसने शासन किया? मुबारक शाह ने, ठीक है ना। तो मुबारक शाह दोस्तों खिज्र खां के बाद गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह खिज्र खां के बाद जो है गद्दी पर बैठा और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि इसने, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है ना। किसकी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। लेकिन जैसे ही मुबारक शाह जो है वो गद्दी पर बैठा 1421 में, ठीक है, इसने जो है स्वयं को सुल्तान घोषित किया, ठीक है ना। इसने जो है यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर बसाया। मुबारक शाह जो है दोस्तों यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर बसाया, ठीक है ना। ये आखिर इसका स्रोत मिलता कहाँ से है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है ना। उससे मिलता है कि इसने जो है यमुना के किनारे मुबारक शाह शहर बसाया था, ठीक है ना। और दोस्तों मुबारक शाह ने मेवात, कटिहार तथा गंगा दोआब क्षेत्र में अभियान किया। किसने? मुबारक शाह ने, ठीक है। और दोस्तों अब देखिए इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। पहले मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह जो शासन किया था 1434 से 1445 तक, ठीक है ना। इसके समय दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित हो गया, ठीक है ना। मोहम्मद शाह के समय दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे क्षेत्र में जो सीमित हो गया और सैयद वंश का पतन इसके समय से ही प्रारंभ हो गया। दोस्तों बहलोल लोदी को पुत्र कहा, किसने? मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को पुत्र कहा, ठीक है ना। आइए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। देखिए अब दोस्तों आता है कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। इसने शासन किया कब से कब तक? 1445 से 1451 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह था कौन? मोहम्मद शाह का पुत्र था और ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह, याद रखिएगा, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, ठीक है ना। खिज्र खां से शुरू हुआ, ठीक है ना, और अलाउद्दीन आलम शाह पर आकर खत्म हो गया। तो मोहम्मद शाह का पुत्र था अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश का अंतिम शासक। और इसके वजीर हामिद खान ने दिल्ली पर कब्जे के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया था, ठीक है ना। अंतिम समय बदायूं में व्यतीत हुआ। किसका? अलाउद्दीन आलम शाह का अंतिम जो समय था वो बदायूं में व्यतीत हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है सैयद वंश पूरा खत्म हो गया। हमने इस वीडियो में तुगलक वंश देख लिया, सैयद वंश देख लिया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है क्या? लोदी वंश। लोदी वंश कब से कब तक चला? 1451 से 1526 तक चला। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए शासनकाल, तो लोदी वंश में कौन कौन लोग आते हैं? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। बहुत पूछता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहलोल लोदी। उसके बाद शासन किया किसने? सिकंदर लोदी। उसके बाद इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। तो लोदी वंश दोस्तों 1451 से 1526 तक चला, ठीक है ना। तो बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक? 1451 से 1489 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद आया सिकंदर लोदी जिसने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद आया इब्राहिम लोदी
लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसने 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है ना। तो लोधी वंश 1451 से 1526। ठीक है ना। शासनकाल 3 लोग इसमें हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है ना। अब आइए इन सभी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन है? बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक ना। तो बहलोल लोधी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की। ठीक है। बहलोल लोधी का ही अन्य नाम है बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी। ठीक है ना। दोस्तों, जौनपुर सबसे महत्वपूर्ण विजय, इसका जो महत्वपूर्ण विजय था, ठीक है ना, जौनपुर ये जीत गया था जौनपुर को हुसैन शाह सरकी को हराकर। ठीक है ना। हुसैन शाह सरकी को हराकर दोस्तों जौनपुर पर अपना अधिकार कर लिया, जौनपुर को विजय कर लिया। ठीक है ना। और दोस्तों देखिए, बहलोल जो है बहलोली सिक्कों का प्रचलन किया। नाम ही बहलोल लोधी है और इसने बहलोली सिक्कों का प्रचलन किया। उत्तर भारत में अकबर के शासन से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन, ठीक है ना, मुख्य साधन क्या बन गया? बहलोली सिक्के। ठीक है। देखिए, बहलोल लोधी उसके बाद मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह लोधी, ठीक है, इसका नाम था सिकंदर शाह लोधी। तो मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बहलोल लोधी अपने मृत्यु से पहले जो इसका तीसरा पुत्र था निजाम खां, जिसका उपनाम का पूरा नाम का है सिकंदर शाह लोधी, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है ना। वही है सिकंदर लोधी जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। उसका नाम क्या था? निजाम खां। ठीक है ना। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तो याद रखिएगा, बहलोल लोधी का, 1451 से 1489 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो कितना हुआ दोस्तों? कितना साल, इसको भी देख लेते हैं। तो 8 हो गया, 9 में से 8 और 8 में से 5 जाए 3, यानी कि 38 साल तक इसने शासन किया था। किसने? बहलोल लोधी ने। ठीक ना। जब इसने जो है, जब इसका शासनकाल समाप्त हो रहा था, मृत्यु से पहले इसने अपने तीसरे पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह लोधी को या सिकंदर लोधी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक ना। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल दोस्तों 38 साल तक बहलोल लोधी ने शासन किया था। याद रखिए, सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोधी। फरिश्ता के अनुसार 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका? बहलोल लोधी का 2 बार जो है शासन यानी कि राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद दोस्तों कौन आता है? सिकंदर शाह लोधी। ठीक है ना। सिकंदर लोधी बहुत लोग जानते हैं, सिकंदर लोधी। ठीक है ना। तो सिकंदर शाह लोधी, इसका असली नाम क्या है? निजाम खां। निजाम खां ये जो है तीसरा पुत्र है। किसका? बहलोल लोधी का तीसरा पुत्र है। ठीक है ना। सिकंदर शाह लोधी ने दोस्तों कब से कब तक शासन किया? 1489 से 1517 तक। ठीक है ना। 1489 से 1517 तक शासन किया सिकंदर लोधी ने। ठीक है ना दोस्तों। ये कब बना सुल्तान? सिकंदर शाह लोधी या सिकंदर लोधी 17 जुलाई 1489 को सुल्तान बन गया। ठीक है। सिकंदर लोधी 17 जुलाई 1489 को सुल्तान बना। लोधी वंश का महानतम शासक था सिकंदर लोधी। दोस्तों पूछेगा कि लोधी वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? तो सिकंदर शाह लोधी या सिकंदर लोधी। ठीक है ना। इसने सिकंदर शाह लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। याद रखिएगा, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर शाह लोधी ने की। ठीक है ना। शासनकाल याद रखिएगा 1489 से 1517। ठीक है। और दोस्तों, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी का आरंभ किया सिकंदर लोधी ने। गज ए सिकंदरी का आरंभ किया। ठीक है। ये नाप का पैमाना था। ठीक है ना। फरहंगे सिकंदरी ये क्या था? आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, उसका नाम रखा गया था फरहंगे सिकंदरी। ठीक है ना। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद। तो सिकंदर शाह लोधी दोस्तों। उसके बाद देखिए, लज्जत ए सिकंदर शाही ये क्या है? संगीत शास्त्र का ग्रंथ है। लज्जत ए सिकंदर शाही दोस्तों पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा। ठीक है ना। कहीं पता है क्वेश्चन रहेगा कि लज्जत ए सिकंदर शाही क्या था? तो क्या है दोस्तों? ये संगीत शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है ना। दोस्तों, सिकंदर लोधी शहनाई सुनाने का शौकीन था। ठीक है ना। गुरु गुलरुखी उपनाम से कविता लेखन करता था। कौन? सिकंदर शाह लोधी। गुलरुखी उपनाम से कविता लेखन और अनाजों से चुंगी एवं जकात समाप्त कर दिया। इसने उत्कृष्ट गुप्तचर व्यवस्था की थी। सिकंदर शाह लोधी ने उत्कृष्ट गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सिकंदर लोधी के बारे में, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1504 में ये बहुत पूछता है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? 1504 में। ठीक है ना।
और गज सिकंदरी का आरंभ किया था सिकंदर शाह लोदी ने, ये भी याद रखेगा। ठीक है ना। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंग सिकंदरी। ठीक है ना। शहनाई सुनने का शौकीन था और गुलरुखी उपनाम से कविता लेखन, अनाजों से चुंगी और जकात समाप्त कर दिया, उत्कृष्ट गुप्तचर व्यवस्था किया था सिकंदर शाह लोदी। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिकंदर शाह लोदी से देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है कि बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर होने वाले उत्सव पर रोक लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर होने वाले उत्सव पर रोक। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद कौन था है अंतिम शासक हुआ कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसने शासन किया 1517 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है ना। देखिए 1518 ईस्वी में क्या हुआ? महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया, तभी तो इसका शासनकाल समाप्त हो गया। अभी अभी देखिए, अभी 1518 में युद्ध हुआ, महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध हुआ, इसने किया इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी जो है इसमें हार गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ ये लड़ा था इब्राहिम लोदी। ठीक है ना। इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई, इब्राहिम लोदी हार गया, मृत्यु हो गया इसका इसी युद्ध में 21 अप्रैल 1526 तक। ठीक है ना। 1526 में युद्ध लड़ रहा था और इसकी मृत्यु हो गई, इसलिए इसका शासनकाल 1517 से 1526 में समाप्त हो गया। ठीक है ना। युद्ध भूमि में मृत्यु हो गया इसका, तो याद रखिएगा 1518 में भी इसने युद्ध लड़ा था, महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध लड़ा था। तो ठीक ना, पूछेगा कि खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी इसमें परास्त हो गया था लेकिन मरा नहीं था। ठीक ना। जब दोस्तों ये अपना आखिरी युद्ध लड़ रहा था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ रहा था, बाबर के खिलाफ लड़ रहा था, बाबर ने इसको हरा दिया, इसकी बाबर के साथ लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई युद्ध भूमि में ही। ठीक है ना दोस्तों। देखिए फरिश्ता का कथन है, क्या कथन है कि इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। ठीक है ना। तो ये फरिश्ता का कथन है कि इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। और दोस्तों नामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत का दोस्तों करा है, दिल्ली सल्तनत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया, केवल इब्राहिम लोदी ही मारा गया। फरिश्ता ने कहा भी है कि इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। ठीक है ना। तो इब्राहिम लोदी के बारे में याद रखिएगा, 2 युद्ध लड़ा था इसने, मतलब 1518 में खतौली का युद्ध, महाराणा सांगा से इसमें भी हार गया, और 21 अप्रैल 1526 को बाबर के खिलाफ लड़ा था, तो युद्ध भूमि में इसकी मृत्यु हो गई 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है। देखिए उसके बाद दोस्तों शुरू होता है क्या? विजयनगर साम्राज्य शुरू होता है। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य शुरू होता है यहाँ से, जो कि चला कब से कब तक? 1336 से 1650 ईस्वी तक चला था। 1336 से 1650 ईस्वी तक चला। ठीक है ना। तो देखिए इसमें देखो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। ठीक है ना। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1650 ईस्वी तक चला, जिसमें 4 शासकों ने शासन किया। संगम वंश 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। ठीक है। तो देखिए संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा नाम। संगम वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल था। तो याद रखिएगा संगम वंश का हरिहर और बुक्का ने, सालू वंश का सालू नरसिंह, तुलु वंश का वीर नरसिंह और अराविडु वंश का तिरुमल था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले कौन सा वंश था? संगम वंश। ठीक है ना। तो संगम वंश देखिए दोस्तों कब से कब तक चला था? 1336 से 1485 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक चला। तो संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में, संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। ठीक है ना। संगम वंश की शुरुआत हो रही है 1336 से, तो स्थापना भी 1336 ईस्वी में, और संस्थापक हरिहर और बुक्का। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहले हरिहर और बुक्का के बारे में, यहाँ से देख लेते हैं हरिहर और बुक्का के बारे में। ठीक है ना। देखिए मुहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। कौन? हरिहर और बुक्का।
मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकारा, ठीक है ना। संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर लिया। शिक्षा की प्राप्ति कैसे हुई? गुरु विद्यारण्य एवं भाष्यकार सायर से, ठीक है ना। तो हरिहर और बुक्का के बारे में आपने देख लिया, देख एक बार फिर से देख लीजिए। हरिहर और बुक्का के बारे में, मोहम्मद तुगलक से जब हार गए ये तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन इनको एक संत मिल गए, संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर लिया। और शिक्षा की प्राप्ति जो है इसको हुई कैसे? गुरु विद्यारण्य एवं भाष्यकार सायर से, ठीक है ना। देखिए उसके बाद दोस्तों हरिहर द्वितीय आता है, ठीक है ना। हरिहर द्वितीय जो है ये 1377 से 1454, ठीक है ना। देखिए हरिहर द्वितीय कौन था? ये बुक्का का पुत्र था। महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की थी अपने आप को, महाराजा धीराज की उपाधि इसको मिली थी। कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची की विजय, ठीक है। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला। सबसे बड़ी सफलता इसकी क्या थी? बहमनी शासक से बेलगाम और गोवा छीनना। शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। हरिहर द्वितीय कौन था? बुक्का का पुत्र था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर यह खत्म हो गया संगम वंश, ठीक है ना। संगम वंश यहाँ से ये खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आता है कौन सा? सालू वंश, ठीक है ना। सालू वंश का दोस्तों कब से कब तक चला? 1485 से 1505 ईस्वी तक, ठीक है ना। 1485 से 1505 ईस्वी तक चला सालू वंश, ठीक है ना। देखिए इसमें नरसिंह सालू, ये जो है नरसिंह सालू दोस्तों ये क्या था? सालू वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। तो संगम वंश के अंतिम शासक को पदच्युत कर शासक बना, यानी कि उसको उसके पद से हटाकर शासक बन गया। और सालू वंश की स्थापना की किसने? नरसिंह सालू ने, ठीक है। और दोस्तों इमाड़ नरसिंह सालू का पुत्र था। वीर नरसिंह द्वारा पदच्युत कर दिया गया था, ठीक है ना। तो वीर नरसिंह ने जो है इमाड़ नरसिंह, जो कि नरसिंह सालू का पुत्र था, उसको पद से हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। और बैठकर जो है वीर नरसिंह बैठकर तुलु वंश का जो है शुरुआत किया, ठीक ना। तो बहुत ही छोटा मतलब बहुत ही कम जानना है हमको इसमें, ठीक ना। तो तुलु वंश दोस्तों देखिए 1505 से 1565 ईस्वी तक चला था। संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। 1509 में जो इसका निधन हो गया था, ठीक है ना। तो देखिए अब देखते हैं उसके बाद, देखिए तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कृष्णदेव राय, ठीक है। देखिए जो तुलु वंश में दोस्तों, तुलु वंश जो है संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह, ठीक ना। वीर नरसिंह 1505 में गद्दी पर बैठा और 1509 में ही इसका निधन हो गया। तो कोई तो बैठेगा ही गद्दी पर, तो बैठा कौन? कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठे दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही मतलब महान शासक थे कृष्णदेव राय, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद इनके बारे में देखते हैं। कृष्णदेव राय दोस्तों इन्होंने शासन किया कब से कब तक? 1509 से 1529 तक, ठीक है ना। तो दोस्तों तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ठीक ना। तो शासन काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग भी कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को, ठीक है ना। कृष्णदेव राय दोस्तों उत्कृष्ट कवि और लेखक भी थे। इनकी रचनाएं हैं आमुक्तमाल्यद, जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणयम इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, ठीक ना। मंदिर निर्माण विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। मंदिर निर्माण कौन कौन से करवाया? विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, ठीक है। देखिए संबंधित विदेशी यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है ना। और उपाधि कृष्णदेव राय की उपाधि दोस्तों देखिए कौन कौन सा है? आंध्र भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, ठीक है ना। आंध्र भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य, अभिनव भोज किनकी उपाधियां? ये कृष्णदेव राय की उपाधि है, ठीक ना। संरक्षण दिया था दोस्तों कृष्णदेव राय ने 8 कवियों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था, 8 कवियों को, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों कृष्णदेव राय से संबंधित अन्य तथ्य भी हैं। अन्य तथ्य देखिए उदयगिरी किला कृष्णदेव राय द्वारा जीता जाने वाला पहला किला था। याद रखिएगा कृष्णदेव राय द्वारा जीता गया पहला किला कौन सा था? उदयगिरी किला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गजपति राजकुमारी तुक्का देवी, इन्हीं का नाम है अन्नपूर्णा देवी, से विवाह हुआ इनका, ठीक है ना। रायचूर अभियान में इस्माइल आदिल शाह को हराया। कृष्णदेव राय ने रायचूर अभियान में इस्माइल आदिल शाह को हराया। गोलकुंडा के युद्ध में
कुली कुतुब शाह को भी हराया। गोलकुंडा के युद्ध में कुली कुतुब शाह को हराया। संपूर्ण साम्राज्य से विवाह कर को समाप्त कर दिया। विवाह कर लगता था दोस्तों, विवाह का टैक्स लगता था, तो इन्होंने क्या किया, कृष्णदेव राय ने संपूर्ण साम्राज्य से विवाह के टैक्स को जो है वो समाप्त कर दिया। ठीक है ना। तो ये था दोस्तों कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद जो लास्ट वाला हम लोग का था, कौन सा वंश था, अराविडु वंश। ठीक है ना। 1570 से 1650 ईस्वी तक शासन चला था अराविडु वंश। ठीक है ना। तो तिरुमल द्वारा सदाशिव राय तुरु वंश को अपदस्थ कर स्थापना किया अराविडु वंश का। तिरुमल ने दोस्तों सदाशिव राय जो तुलु वंश का अंतिम था उसको अपदस्थ करके जो है वो बैठ गया, अराविडु वंश का स्थापना किया। ठीक है ना। वेंकट द्वितीय राजा वाडियार मैसूर राज्य का संस्थापक का समकालीन था। राजधानी दोस्तों चंद्रगिरी को बनाया और स्पेन के साथ राजनयिक संबंध भी बनाए। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद शिष्ट, यानी कि ये भूकर है, शिष्ट नाम का मतलब नाम है शिष्ट, जो कि एक भूकर है। विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत यही था, शिष्ट भूकर। ठीक है ना। 58वें स्थवन केंद्रीय राजस्व विभाग, उसका नाम था केंद्रीय राजस्व विभाग का 58वें या स्थवन। हम्पी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी, जो कि इस समय विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, हम्पी। ठीक है ना। हम्पी क्या था, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी था। प्रमुख स्थापत्य विरूपाक्ष मंदिर, तो प्रमुख स्थापना हुई थी, किसने किया था, मतलब विरूपाक्ष मंदिर इनके शासनकाल में जो है प्रमुख स्थापत्य, जो विरूपाक्ष मंदिर जो है इन्हीं के शासनकाल में जो है ये बना था। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए, तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था, 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है ना। इसमें हुसैन निजाम शाह ने स्वयं राम राय का वध किया। हुसैन निजाम शाह ने स्वयं राम राय का वध किया। ठीक है ना। तो 1565 ईस्वी में हुआ ये युद्ध। ठीक है ना। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेना वर्सेस विजयनगर, बनाम यानी कि वर्सेस विजयनगर। ठीक है ना। यानी कि तालीकोटा के युद्ध में देखिए बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना एक साथ और विजयनगर साम्राज्य एक साथ। ठीक है ना। इसमें दोस्तों देखिए, तो बरार संयुक्त सेना ने सम्मिलित नहीं, इसमें से सम्मिलित नहीं है। फरिश्ता दोस्तों युद्ध तालीकोटा में, फरिश्ता के अनुसार जो युद्ध था वो तालीकोटा में लड़ा गया। वास्तविक क्षेत्र दोस्तों राजछसी एवं तंगड़ी ग्रामों के मध्य स्थित था। ठीक है ना। राम राय के 2 मुस्लिम सेनापतियों गिलानी बंधुओं का विश्वासघात पराजय का प्रमुख कारण था। तो पूछेगा कि तालीकोटा के युद्ध में पराजय का प्रमुख कारण क्या था, तो राम राय के 2 मुस्लिम सेनापतियों का विश्वासघात। उन 2 मुस्लिम सेनापतियों को गिलानी बंधु कहते हैं। ठीक है ना। तत्कालीन दोस्तों विजयनगर शासक सदाशिव राय था, तो वास्तविक शक्ति मंत्री राम राय के हाथों में थी। ठीक है ना। तो जो तत्कालीन जो विजय शासक था विजयनगर का 1565 में तालीकोटा के युद्ध में, तो सदाशिव राय था, और वास्तविक जो शक्ति थी वो मंत्री राम राय के हाथ में थी। ठीक है ना। और दोस्तों ये हार कैसे गए, क्योंकि राम राय के 2 मुस्लिम जो सेनापति थे ना उसने विश्वासघात कर दिया। ठीक है ना। इसलिए जो है ये पराजय का मुख्य कारण बन गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए विजयनगर का प्रशासन। ठीक है ना। तो नायकों द्वारा राजा को भेंट प्रस्तुत, नायकों द्वारा राजा को भेंट प्रस्तुत, सेना का कमांडर नायक कहते थे उसको, अपने क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार इसी को था। ठीक है ना। स्वरूप कैसा था, पारंपरिक और निरंकुश राजशाही। तो मतलब विजयनगर के प्रशासन की बात करें तो जो प्रशासन था वो पारंपरिक भी था और निरंकुश राजशाही था। राजा अन्य पदनाम क्या है, राय। राजा का पद सर्वोच्च होता था, इस समय राजा का पद सर्वोच्च होता था। ठीक है ना। सभी शक्तियां राजा के पास होती थी और सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी राजा ही होता था। ठीक है ना। राजा का ही अन्य जो पदनाम है वो राय कहते थे। ठीक है ना। राजा को ही राय कहते थे। ठीक है ना। और नायंकर व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के इक्ता व्यवस्था जैसी थी। याद रखिएगा, नायंकर व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के इक्ता व्यवस्था जैसी थी। विजयनगर के प्रशासन की बात करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में साहित्य। तो देखिए पहले तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है। तो तेलुगु के बारे में देख लेते हैं। आमुक्तमाल्यद लेखक दोस्तों कृष्णदेव राय। ठीक है ना।
इसकी रचना किसने की थी? आमुक्तमाल्यद की कृष्णदेव राय ने, ठीक है ना। मनु चरित्र, ये सारी तेलुगु भाषा में है, ठीक है ना। तो मनु चरित्र दोस्तों इसके लेखक हैं अल्लसानी पेद्दना, ठीक है ना। मनु चरित्र का लेखक अल्लसानी पेद्दना। और पारिजात अपहरण मनु, ठीक है ना, अपहरण मु, तो इसकी कवि कौन है? नंदी तिम्मन्ना, नंदी तिम्मन्ना, ये तेलुगु भाषा में हो गया। उसके बाद संस्कृत में देखिए मधुरा विजयम, मधुरा विजयम दोस्तों लेखक हैं गंगा देवी। उषा परिणयम जाम्बवती कल्याणम मदालसा चरितम, लेखक हैं कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने दोस्तों तेलुगु भाषा में भी लिखा, संस्कृत भाषा में भी लिखा, ठीक है ना। और दोस्तों राजकाल निर्णय गुरु विद्यारण्य ने लिखा संस्कृत भाषा में। उसके बाद आता है कन्नड़ भाषा में प्रभु लिंगा लील, तो लेखक हैं चामरासा। और उसके बाद है रामधन्य चरित नल चरित्र, लेखक हैं कनकदास, ठीक है ना। उसके बाद कर्नाट भारत कथा मंजरी, लेखक हैं कुमार व्यास, ठीक है ना, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया तेलुगु भाषा, संस्कृत भाषा, कन्नड़ भाषा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक जीवन कैसा था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में। तो देखिए दोस्तों मंदिरों में देवदासी तथा समाज में सती व्यवस्था प्रचलित थी, ठीक है। मंदिरों में देवदासी व्यवस्था और समाज में सती व्यवस्था का प्रचलित था, ठीक है ना। और दोस्तों वैभवपूर्ण जीवन लोग व्यतीत करते थे। संगम शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। और रेशम सूती वस्त्र का इत्र का चलन था। वैश्यावृत्ति का संस्थानीकरण हुआ था, ठीक है ना। और समाज में दोस्तों 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए ये तो हो गया सामाजिक जीवन के बारे में। उसके बाद आता है स्थापत्य कला, ठीक है ना। तो स्थापत्य कला कैसी थी? द्रविड़ शैली थी, ठीक है ना। और दोस्तों प्रमुख भवन देख लीजिए, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण, हजारा राम मंदिर और कमल महल, ठीक है ना। तो ये प्रमुख भवन थे। और मंदिर दोस्तों वो 4 दीवारी से घिरा हुआ होता था, ठीक है ना। मंदिर की विशेषता दोस्तों देख लीजिए, देवता तथा उनकी भार्या के विवाह समारोह हेतु मंडप, जिसे कहते थे क्या? कल्याण मंडपम। सहस्त्र स्तंभ मंडप, अलंकृत स्तंभ, यानी कि स्तंभ पर दरियाई घोड़े की मूर्ति भी जो है, यानी कि अलंकृत स्तंभ थे, यानी कि उस पर जो है दरियाई घोड़े की जो है मूर्ति बनी होती थी, ठीक है ना। तो ये थी विजयनगर की स्थापत्य कला के बारे में जानकारियाँ, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ से देखिए दिल्ली सल्तनत विविध, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से बहुत चीज़ें यहाँ से जानने को मिलेंगी। तो विभिन्न प्रशासनिक विभाग, कौन कौन से विभाग थे दोस्तों? दीवान ए मुस्तखराज, पूछेगा कि दीवान ए मुस्तखराज क्या था? तो ये राजस्व विभाग था, ठीक है, याद रखिएगा। विभिन्न प्रशासनिक विभाग में दोस्तों दीवान ए मुस्तखराज ये था क्या? ये राजस्व विभाग का नाम था, दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है ना। और दोस्तों दीवान ए रियासत, ये बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवान ए रियासत क्या था? बाजार नियंत्रण विभाग था, ठीक है। उसके बाद दीवान ए अमीर ए कोही, ये एक कृषि विभाग था। दीवान ए अमीर ए कोही क्या था? एक कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात, ये क्या था? ये दान विभाग था, दान विभाग, ठीक है ना। उसके बाद है दीवान ए बंदगान, ये क्या था? दास विभाग था। तो ये पूछता है, बहुत बार पूछता है दोस्तों। दास विभाग का नाम दीवान ए बंदगान, दान विभाग का नाम दीवान ए खैरात, कृषि विभाग का नाम दीवान ए अमीर ए कोही, बाजार नियंत्रण विभाग का नाम दीवान ए रियासत और राजस्व विभाग का नाम दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके बाद देखिए सैन्य संगठन दशमलव प्रणाली पर आधारित, ठीक है ना। 10 सिपाहियों की टुकड़ी का प्रधान, उसको क्या कहते थे? सरखेल। 10 सरखेल को मिलाकर कहते थे एक सिपह सालार, ठीक है ना। और 10 सिपह सालार को मिलाकर कहते थे एक अमीर, और 10 अमीर को मिलाकर कहते थे एक मलिक, ठीक है ना। और 10 मलिक को मिलाकर एक खान कहते थे, और सेना के मुख्य सेनापति को कहते थे सुल्तान। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, अगर 10 सिपाही हैं, 10 सिपाहियों की एक टुकड़ी को क्या कहते थे दोस्तों? प्रधान को सरखेल कहते थे।
और 10 सरखेल मिला देंगे तो उसको कहते थे एक सिपह सालार, और 10 सिपह सालार को एक अमीर, 10 अमीर को एक मलिक, 10 मलिक को एक खान, और सेना के मुख्य सेनापति को क्या कहते थे? सुल्तान। ठीक ना। सल्तनत कालीन मुद्रा देख लीजिए, सल्तनत कालीन मुद्रा। तो दो प्रमुख मुद्राएं थी इस समय, टंका और जीतल। टंका जो है चांदी का बना होता था और जीतल तांबे का। ठीक ना। इन दोनों का जारीकर्ता कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है ना। तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जो है विविध चीजें जान रहे हैं। ठीक है ना। तो दो प्रमुख मुद्राएं थी, टंका और जीतल। याद रखिएगा, टंका चांदी से बना होता था और जीतल तांबा का। टंका और जीतल का अनुपात याद रखिएगा 1:48, 1:48। ठीक है ना। तो टंका और जीतल का अनुपात है 1:48। सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम का नाम अंकित अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर हुआ था। ठीक है ना। टंक ए सियाल जारीकर्ता कौन था? टंक ए सियाह की मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। और अद्धा एवं बिख जारीकर्ता कौन था इसका? फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। ठीक है। उसके बाद देखिए कर निर्धारण देखते हैं। कर निर्धारण, तो फिरोज तुगलक कुरान के नियमानुसार कर निर्धारण, 4 कर लगाने की अनुमति, खराज, जजिया, खुम्स, लूट का धन और जकात। सिकंदर लोदी गढ़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी कहते थे उसको। ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए विजारत। विजारत दोस्तों इस्लामी कानून में मान्यता, एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली। ठीक है। प्रथम वजीर अब्बास फजल बिन अहमद महमूद गजनवी के शासन काल में। प्रथम वजीर अब्बास फजल बिन अहमद। ठीक है। राजस्व विभाग का प्रधान कहते थे किसको? वजीर कहते थे, वजीर। राजस्व प्रधान विभाग का राजस्व विभाग के प्रधान को वजीर कहते थे। विजारत का स्वर्ण काल तुगलक काल को कहते हैं। तुगलक काल फिरोज शाह तुगलक के समय चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट होगा दोस्तों। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था, तो विभिन्न प्रशासनिक विभाग था। न्यायिक प्रशासन सुल्तान सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, यानी कि न्यायिक प्रशासन में बात करें अगर तो जो सुल्तान होता था उसी को सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कहते थे। ठीक ना। सर्वोच्च अधिकारी न्यायिक अधिकारी को क्या कहते थे? सुल्तान। और काजी दोस्तों, काजी कौन होता था उस समय? मुख्य न्यायिक अधिकारी। तो मुख्य न्यायिक अधिकारी को कहते थे काजी और सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी को कहते थे सुल्तान। ठीक है ना। सैन्य प्रशासन की बात करें अगर दोस्तों तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सुल्तान ही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और सेना का विभाजन 2 भागों में हुआ था, सवार ए कल्ब और हश्म अतराफ। तो सवार ए कल्ब को जो था वो केंद्रीय सेना थी और हश्म अतराफ ये प्रांतीय सेना थी। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेगा सेंट्रल सेना तो सवार ए कल्ब, और अगर स्टेट की बात करेगा तो हश्म अतराफ। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के समय इक्ता व्यवस्था वंशानुगत हो गई थी और राज्यों को इक्ताओं में बांटा गया था जिसका प्रमुख इक्तेदार होता था। फवाजिल, फवाजिल इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय जो सरकारी खजाने में जमा की जाती थी, फवाजिल उसका नाम था। इल्तुतमिश के समय सुव्यवस्थित हुआ। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के समय सुव्यवस्थित हुआ। ठीक है ना। प्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदत्त दिया गया। ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, प्रथम इक्ता जो है मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदत्त किया गया। ठीक है ना। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में, कला और स्थापत्य के बारे में। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, तो भारतीय तथा इस्लामिक स्थापत्य का मिश्रण, चूना राबिस तथा सुर्खी का प्रयोग, अरबस्क स्क्रीच एवं कूफी शैलियों का आगमन, मेहराब तथा गुंबद को प्रधानता दी जाती थी। मेहराब और गुंबद को प्रधानता दी गई थी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए शासक और निर्माण कार्य। तो शासक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण कार्य किया था, करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ? अजमेर में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक की, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ। ठीक है ना। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाया था?
सुल्तानगढ़ी का, हौज ए शमसी, शमसी ईदगाह और अतरकीन दरवाज़ा। तो ये 4 चीज़ें दोस्तों किसकी हैं? इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या का निर्माण कार्य किया? अलाई दरवाज़ा, जमात ए खाना मस्जिद, हजार सितून और हौज ए अलाई। ठीक है ना। और दोस्तों मुबारक शाह खिलजी का निर्माण कार्य क्या है? ऊखा मस्जिद। तो ऊखा मस्जिद का निर्माण कार्य किसने करवाया? मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक ना। बलबन ने दोस्तों देखिए बलबन का मकबरा बलबन द्वारा निर्मित। ठीक है ना। विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन है? बलबन का मकबरा। ठीक है ना। ये बलबन का मकबरा बलबन के द्वारा ही निर्मित है, उसी ने बनवाया था अपना मकबरा। ठीक है ना। और दोस्तों इसको प्रथम मकबरा कहा जाता है, विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा। ठीक है। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण कार्य देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा जाता है। कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण कार्य दोस्तों देखिए प्रारंभ किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण करवाया गया था। दोस्तों चौथी मंजिल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया गया और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया। ठीक है ना। चौथी दोस्तों 4 ही मंजिल था पहले। ठीक है ना। तो चौथी मंजिल जो है क्षतिग्रस्त, बिजली गिर गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का निर्माण करवाया और एक और उस पर मंजिल बनवाई, 5वीं मंजिल। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों सिकंदर लोदी द्वारा भी मरम्मत करवाया गया था। ठीक ना। तो कुतुब मीनार में दोस्तों सिकंदर लोदी ने भी कुछ मरम्मत करवाया था। ठीक है ना। अब देखिए सल्तनत काल विविध। ठीक ना। तो कृति लेखक तो जवामी उल हिकायत तो सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफ़ी रचना किया था। किसने? सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफ़ी ने। हकाइक ए हिंदी इसकी रचना किसने की थी? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। और एक और है तहदीब अल अखलाक। ठीक ना। इसकी रचना किसने की थी? इसके लेखक कौन है? इब्न मिस्क वाह। ठीक है। उसके बाद देखिए वास्तु शैली संबद्ध राजवंश। ठीक ना। तो वास्तु शैली यानी कि झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। ठीक ना। कौन सा संबंध राजवंश है? सरकी राजवंश से, सरकी वंश से संबंधित है, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। ठीक है ना। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये खिलजी राजवंश से संबंधित है। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ढालू दीवारें सलामी स्थापत्य, ये तुगलक राजवंश से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद देखिए स्थापत्य और स्थल तो जामी मस्जिद कलबुर्गी कर्नाटक में है, कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में, जहाज महल धार मध्य प्रदेश में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है उत्तर प्रदेश के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सल्तनत काल के बारे में। अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग से संबंधित हैं थे। ठीक है। सुल्तान जो है तो केंद्रीय शासन के प्रधान को क्या कहते थे? सुल्तान। ठीक ना। अमीर दोस्तों सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दी गई संज्ञा अमीर। ठीक है। इनका प्रभाव उस समय अधिक जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क हो, तो इन लोगों का प्रभाव अधिक था अमीरों का। ठीक है ना। शासनकाल देखिए तो तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक रहा था। तुगलक वंश का खिलजी वंश का शासन सबसे कम समय तक चला था। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो पूछेगा सबसे अधिक शासनकाल जो है कब से, मतलब किसका जो चला था? तो तुगलक वंश का शासनकाल सबसे दीर्घकालिक चला और सबसे कम समय तक खिलजी वंश। सबसे अधिक तुगलक वंश, सबसे कम खिलजी वंश। अब जो है यहाँ से देखते हैं कहाँ से, चलिए इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से। ठीक है ना। दक्षिण भारतीय राजवंश और संबंधित राजधानी तो पल्लव वंश की राजधानी कांची, पांड्य वंश की मदुरा, यादव वंश की देवगिरी, काकतीय राजवंश की वारंगल और होयसल की द्वार समुद्र। पल्लव का कांची, पांड्य का मदुरा, यादव का देवगिरी, काकतीय का वारंगल, होयसल का द्वार समुद्र। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कृति और लेखक तो ये तो हो गया दोस्तों। ठीक है ना। जवामी उल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी, हकाइक हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी और तहदीब अल अखलाक इब्न मिस्क वाह। ठीक है ना।
इसको देख लेते हैं। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग, तो दीवान ए आरिज, ये क्या था, सैन्य विभाग का नाम था, दीवान ए आरिज। दीवान ए रसालत, धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों की देखरेख का नाम था, दीवान ए रसालत, ठीक है ना। उसके बाद दीवान ए विजारत, ये वित्तीय मामले या राजस्व विभाग का नाम था, दीवान ए विजारत। और दीवान ए इंसा यानी कि शाही सचिवालय या सरकारी पत्र व्यवहार का नाम था, दीवान ए इंसा। ये दिल्ली सल्तनत का साहित्य है। तो अभी तो चलिए ठीक है, यहाँ इसको खत्म कर, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत साहित्य, तो देखिए अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में, पटियाली, जिला कासगंज। प्रमुख उपाधियाँ हैं तूती ए हिंद, स्वगृहित, स्वगृहित यानी कि अपने से खुद को ले लिया था। उपाधि क्या है, तूती ए हिंद। अमीर खुसरो दोस्तों पूछता है तूती ए हिंद किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। देखिए और भी है, नायक अमीर जलालुद्दीन खिलजी द्वारा प्रदत्त, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों अमीर खुसरो को नायक और अमीर की उपाधि दी थी, ठीक है ना। और तूती ए हिंद जो है अमीर खुसरो ने स्वयं से ग्रहण किया था, ठीक है ना। तुर्कला निजामुद्दीन औलिया द्वारा प्रदत्त उपाधि थी, तुर्कला की उपाधि, ठीक है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं किरान उस सादेन, तारीख ए दिल्ली, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूह सिपिहर, तुगलक नामा आदि, ठीक है ना। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। उसके बाद देखिए कव्वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी के जन्मदाता। तबला एवं सितार का प्रचलन किसने किया, अमीर खुसरो ने। उसके बाद देखिए दोस्तों रचना और रचनाकार, तो रचना है तबकात ए नासिरी, रचनाकार है मिनहाज उस सिराज, ठीक है ना। तारीख ए फिरोज शाही, रचनाकार जियाउद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज अफीक, ठीक है, अफीफ। ताज उल मासिर, रचनाकार हसन निजामी। तारीख ए मुबारक शाही, रचनाकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फुतूह उस सलातीन, ठीक है ना। और रचनाकार दोस्तों अब्दुल्ला मलिक इस्लामी। संगीत राज और संगीत मीमांसा, ये राणा कुंभा की रचना है, संगीत राज और संगीत मीमांसा। फुतुहात ए फिरोज शाही, ये संस्मरण है, इसके रचनाकार फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का संस्मरण है फुतुहात ए फिरोज शाही, ये आत्मकथा भी था ना फिरोज शाह तुगलक की, फुतुहात ए फिरोज शाही संस्मरण, ठीक है। उसके बाद है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, ठीक ना। तो जौनपुर, उसके बाद ये सारे देखने हैं हमको। चलिए दोस्तों तो उसके बाद देखते हैं कहाँ से, चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम पढ़ेंगे नंबर 8 अगले वीडियो में। देखते हैं कितना और पढ़ना है आपको, देख लेते हैं। 9 है, 9 के बाद भक्ति आंदोलन, अच्छा चलिए भक्ति नहीं अलवार, भक्ति आंदोलन, भक्ति, अच्छा 9, चलिए दोस्तों ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको ऐसा ही ढेर सारे वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, पूरा हिस्ट्री आपको खत्म कर दूंगा वैसे ऐसे पढ़ा कर, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ तक पढ़ा और अभी भी आगे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपके लिए दोस्तों प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास मैं आपको पढ़ा दूंगा। भूगोल का भी इसी प्रकार के वीडियो बना के आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। भूगोल, इतिहास जो है, ठीक है, और भी जो वो सारे मतलब सब्जेक्ट आपको करा दूंगा, ठीक है ना। अर्थशास्त्र वाला भी हो गया, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।